नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं अमेरिका की वर्तमान वैश्विक स्थिति विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। बहनों एवं भाइयों, आप सबको ये विदित होगा कि अमेरिका जो वर्तमान में विश्व का समृद्धतम देश माना जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। मूल बात ये है कि अमेरिका लॉर्ड वाशिंगटन के नेतृत्व में जब अस्तित्व में आया, उसके बाद से अमेरिका को कोई सीधे युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था जो 1918 तक चला था, तो अमेरिका ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों का सहयोगी बनकर केवल उसे हथियार बेचने वाला और उसको कर्ज मुहैया करने वाला देश बनकर प्रस्तुत हुआ था, जिसके कारण अमेरिका समृद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका बहुत बाद में तब उस विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ जब जापान की नौसेना ने पर्ल हार्बर में उसके जहाजी बेड़े पर आक्रमण करके लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिकों को निपटा दिया, मार डाला और उसके उस जहाज को भी डुबो देने का कार्य कर दिया, उस बेड़े को भी डुबो देने का कार्य कर दिया। अन्यथा अमेरिका उस युद्ध में भी युद्धरत मित्र राष्ट्रों को धन देकर कर्ज में और हथियार बेच करके ही अपने को प्रस्तुत कर रहा था। इन कारणों से अमेरिका बहुत अधिक समृद्ध हुआ, क्योंकि उसे ब्याज से धन मिला, कर्ज में ही उसने धन दिया था, और हथियार बेचकर, क्योंकि जो उसने कर्ज में धन दिया उससे उसके उन देशों ने, कर्ज पाए हुए देशों ने उसी से हथियार खरीदा, तो कर्ज दे करके ब्याज में लाभ और हथियार बेचकर हथियार के माध्यम से लाभ, ये दो तरीकों से विशेष तौर से अमेरिका ने लाभ प्राप्त किया। आगे अमेरिका के पास चूंकि पूंजी इकट्ठी होती गई, वो एक तरह से दुनिया भर के बाजारों में अपना व्यापार फैलाने वाला सौदेबाज देश बन गया, बनिया देश बन गया, और चाहे किसी की हानि ही क्यों ना हो, अपना फायदा हो, इसी थ्योरी के आधार पर, इसी तरीके के आधार पर अमेरिका निरंतर समृद्ध होता गया। आगे तो उसने
दुनिया भर के देशों के जो प्रतिभावान व्यक्तित्व थे, खासतौर से विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के विभिन्न हिस्सों के क्षेत्र में, वो उन वैज्ञानिकों को शोध का अवसर देने के नाम पर आकर्षित करके उन्हें खरीद लेता रहा है। प्रकारांतर से उनको इतना धन देता रहा है कि वे उसके कारण से उस देश के नागरिक हो जाते थे और उसके बाद फिर अमेरिका के लिए ही काम करते थे। अगर छानबीन करके देखा जाए तो अमेरिका में आज भी कार्यरत जो भी वैज्ञानिक हैं वे अधिकांशतः दूसरे देशों के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका ने उसमें अपनी मेधा को खपाना उचित नहीं समझा, क्योंकि व्यापारी देश होने के नाते उसको अधिकतम लाभ और उसके माध्यम से अपने को समृद्ध बनाकर दुनिया भर को अपने प्रभाव में लेने का कार्य करने वाला देश बना, क्योंकि वो जानता था कि जो धनवान है वही प्रभाववान भी है, वही बलवान भी है और वही बुद्धिमान भी है। इन्हीं कारणों से अमेरिका ने समृद्ध होने पर ही अधिक ध्यान दिया, जबकि दूसरे देशों में जो प्रतिभाएं जन्मी उनको अपने अनुसंधान के लिए सुविधाओं और धन की जरूरत थी। वे सुविधाएं और धन अमेरिका से परे मिलने वाले नहीं थे, लिहाजा वे अमेरिका के नागरिक बनकर अमेरिका के लिए कार्य करने लगे। आज उस स्थिति में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ रूस 15-16 टुकड़ों में बंट गया, तो सारी दुनिया का कुछ समय तक तो अमेरिका ही दादा रहा। लोग ये समझते थे कि अमेरिका की मदद के बिना हम अपने देश में उन्नति का प्रवाह नहीं शुरू कर सकते हैं, लिहाजा अधिकांश देश अमेरिका अनुगामी होते गए और जो पर निर्भरता की प्रवृत्ति तमाम निर्धन देशों या विकासशील देशों में शुरू हुई, वो आज पर्यंत बदस्तूर जारी है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ही समृद्ध करने वाली है। हथियार निर्माता देश भला कब चाहेंगे कि दुनिया में शांति रहे, इसीलिए वे ऊपर से शांति का उसी तरह से आवरण ओढ़ते हैं जैसे शेर की खाल ओढ़ करके गधा किसान की खेत चरने का कार्य करता है। और जब वे देश उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो जो अमेरिका चाहता है वही उनको करना पड़ता है, क्योंकि कर्ज के आधार पर अपनी अर्थनीति चलाने के लिए विवश ऐसे सारे देश जिसके पास अर्थ है उसी के आगे तो रोना रोएंगे, और इसी का लाभ अमेरिका उठाता हुआ, हथियार अपने बेचता हुआ, उसका
विभिन्न युद्धों में दो देशों को लड़ाकर अपने हथियार का प्रैक्टिकल परीक्षण करता हुआ स्वयं को आगे बढ़ाता गया है। लेकिन जब से दूसरे और भी देश इस दिशा में आगे बढ़े हैं, तब से अमेरिका को ये डर सताने लगा है कि कहीं मैं पिछड़ न जाऊं दूसरे देशों से। इसीलिए वो टैरिफ और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके, भयादोहन करके दूसरे देशों को अपने अनुकूल बनाए रखने का कार्य करता है और उनके बाजार का अपने हित में उपयोग करता है। इसीलिए अमेरिका पर 100% विश्वास करने का कार्य किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। हाँ, जो उसके नेतृत्व में मुख्य रूप से देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका आदि, कारण से अब अमेरिका उन सब प्रयत्नों में लगा हुआ है कि दूसरे देश उसके समकक्ष आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर न आने पाए। और इसके लिए अमेरिका अपने टैरिफ हथियार का प्रयोग करने लगा है। लेकिन अब जो स्थिति है धीरे धीरे, जहाँ एक ओर अमेरिका भी कर्जदार बनता गया है, वहीं दूसरी ओर दूसरे देश, भारत जैसे देश भी समृद्ध होकर के उसे समकक्षता की चुनौती देने लगे हैं। इस स्थिति में अमेरिका अब बहुत दिनों तक वो देश जो दूसरे देशों को नेतृत्व देने का कार्य करता है, नहीं रहने वाला है। अब अमेरिका को भी अपना स्वभाव बदलने की ज़रूरत है। सभी देशों को अपने बराबर समझने की ज़रूरत है। चाहे कोई देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे अपने बराबर का समझते हुए टकराव मोल लेने से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका आगे चल कर के हो सकता अपनी साख ही खो बैठे। तो ये तथ्य अमेरिका को समझना है और दूसरे देशों को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए, अपनी बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना है, जिससे वे दूसरे देशों और ख़ासतौर से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे गिड़गिड़ाने का काम न करें, बल्कि अपने आधार पर समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। यही उनके लिए अच्छा होगा और अमेरिका के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपना वो स्वभाव बदलने का कार्य करें कि मैं सारी दुनिया का दादा हूँ और जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही दुनिया नाचेगी। जो नाटो संगठन में कुछ प्रमुख देश थे वे तो उसके समकक्ष थे ही, अब और भी देश उसके समकक्ष होने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनके प्रयत्न में साधक बनने की ज़रूरत है, बाधक बनने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।